स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र। हम फर्स्ट एंड 3 वीडियोस इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र पे बना चुके हैं। पहला लेसन डेवलपमेंट था, बहुत ही आसान था और हमने डिफरेंट डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की, हमने यूएनडीपी के बारे में बात की, हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की। ओके, दूसरा जो चैप्टर था हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर के बारे में बात की थी हमने, और ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसके बारे में बात की थी। ओके, और ये थर्ड चैप्टर जो आपका इकोनॉमिक्स का हम करने जा रहे हैं वो है मनी एंड क्रेडिट। अब मतलब क्या है इस बात का, क्या है इस लेसन में, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसके अंदर नॉलेज मिलने वाली, चलो देखते हैं। ओके, ये लेट्स स्टार्ट। ओके, इकोनॉमिक्स ओके, चैप्टर नंबर 3। ओके, नाम है लेसन का मनी एंड क्रेडिट। ये देखिए, मनी एंड क्रेडिट, इन दोनों का मतलब क्या निकलता है, पहले ये देखो, पहले इन दोनों का मतलब क्या निकलता है। देखो, मनी का मतलब पैसा होता है, पैसा नहीं, वो आजकल की नई फिल्मों में एक नए टाइप का सॉन्ग आने लगा ना, क्यों पैसा पैसा करते हो या करती हो, ठीक है, क्यों पैसे पे दुनिया मरती है, ऐसा कुछ सॉन्ग था। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैन की रेपुटेशन आजकल इस सोसाइटी में पैसे से ही होती है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। और लोगों के जो क्रिमिनल माइंड होते हैं वो पैसे कमाने के तरीके भी अलग अलग ढूंढ लेते हैं। कोई किसी तरह से पैसे कमा लेता है, कोई किसी तरह से पैसे, कोई किसी की जेब काट के पैसे कमा लेता है। चोर नहीं होते, जेब काट लेते हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन क्या ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है या अभी हो गया है? नहीं, हमेशा से इंपॉर्टेंट नहीं रहा था। हमारे इंडिया में ये कहा जाता है कि पैसे की वैल्यू नहीं थी। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, पहले जो पैसे का रूप होता था, लोग घर में ताले नहीं लगाते थे, कोई टाइप का कोई लॉक नहीं होता था। इंडिया गोल्डन स्पैरो कहलाता था, सोने की चिड़िया। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन बाद में फिर लुटेरे आए 1700 के आसपास लुटेरे आने शुरू हो गए थे। 1700 एडी के आसपास लुटेरे आने शुरू हुए और उन्होंने फिर इंडिया को लूटना शुरू किया। सबसे बड़ा लुटेरा महमूद गजनवी, जो 1001 में आया और 1027 में वापस गया। अब आप कहोगे सर आप तो इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री ले आए, ये क्या मतलब इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री का क्या मतलब? लेकिन जरूरी है, हमें यह भी जानना जरूरी है कि भाई इंडिया जो गोल्डन स्पैरो था, एक सोने की चिड़िया था, वो इतना गरीब कैसे हो गया? तो लूटा गया। महमूद गजनवी ने इंडिया के मंदिरों को लूटा। सोमनाथ के टेंपल में, गुजरात के इस टेंपल में बहुत ज्यादा बार अटैक हुए थे, 17 टाइम अटैक हुए और फिर लूट के ले गया। फिर गोरी आया, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी पहले आया था। 1001 में उसने इंडिया में अटैक करने शुरू किए थे, 1027 तक लगातार अटैक करता रहा था। और सोमनाथ के मंदिर में तो इतना गोल्ड भरा पड़ा था कि उसको 17 टाइम अटैक करना पड़ा। कमाल है, इतना गोल्ड भरा पड़ा था कि 17 बार अटैक किया, तब जाके लूट के लेके गया यहां से। ऊंट बोगियों में भर ले गया, ऐसे भर ले गया सारा। मोहम्मद गोरी आया, फिर उसने लूटा। फिर बाबर के टाइम में यहां लूटपाट हुई, और भी लुटेरे आए, बारी बारी लूट कर लेते चले गए यहां से। और फिर ब्रिटिशर सबसे बड़े लुटेरे, ये लो भाई, ये न केवल यहां का गोल्ड वगैरह नहीं उठा ले गए, बल्कि यहां का रॉ मटेरियल भी उठा ले गए। वो जो पुराने अटैक करते वो रॉ मटेरियल तो नहीं लेके जाते थे, कम से कम कि रॉ मटेरियल तो छोड़ दो यार, इन लोगों के लिए काम कमा लेंगे बेचारे। लेकिन ये तो जो दूसरे वाले आए, सबसे लास्ट वाले ब्रिटिश, तो रॉ मटेरियल उठा लेंगे। बताओ अब आदमी कैसे कमाएगा? तो वो कमाने खाने के जो साधन थे वही उठा ले गए। कॉटन उठा ले गए, ट्री काट ले गए यहां से, लुटेरे चोर एक नंबर के। कोहिनूर ही उठा ले गए। हमारा कोहिनूर कहते विक्टोरिया महारानी के ताज में काफी साल तक रहा है। तो ये चीजें रही हैं। ओके, अब देखो हम बात करते हैं मनी की। मनी क्या है? एक तो ये, दूसरा क्रेडिट। मनी का मतलब होता है पैसा, ठीक है, मुद्रा,
इसको कहते हैं मुद्रा। ये है मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा क्या होती है? मतलब पैसा, ठीक है, मनी। ओके, और दूसरा मुद्रा के साथ साथ क्रेडिट। क्रेडिट क्या होते हैं? साख होती है, साख, इसको बोलते हैं साख। अब ये साख का मतलब क्या है? साख, देखो कई बार आप देखोगे कि कोई परचून वाला है, कोई ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, है ना, हम क्या होते हैं, हमारा वहां खाता चलता है, हमारा अकाउंट चलता है, हम उससे महीने के महीने सामान लेते रहते हैं, ठीक है, हम वहां पैसे नहीं देते, पैसे इकट्ठे एक महीने बाद दे देते हैं, तो वो बढ़िया जो हमें सामान दे रहा है, हमारी उससे अच्छी ट्यूनिंग है और हम उससे महीने का इकट्ठा ही सामान ले लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये साख है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। मतलब कि आपको जानता है इसलिए आपको वो सप्लाई कर रहा है। उसके बदले कई जो लोग हैं जो पैसा आपको देते हैं, उधार में दे देते हैं, बोरोविंग कर लेते हो आप उनसे, तो उसके बदले कुछ इंटरेस्ट भी लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा बनिए से उधार लेते हैं तो वो एमआरपी रेट पे सारा चार्ज करता है आपसे, नहीं करता क्या? करता है। कोई छूट करता है? एमआरपी पे कोई छूट नहीं करता। अगर यही चीज हम कैश लेने जाते तो हम क्या कर लेते हैं? ओ भैया इस पे ना इतना छूट है, इतना, ये 25% है, ये 20% है, इस पे 15% है, हमें तो लेस करके दो। लेकिन जब क्रेडिट किसी के साथ कर रहे हो तो वहां पे आप छूट मांग नहीं सकते। वो जो खाते में लिखेगा अकाउंट में वो सारा आपको मानना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और कई जगह पर तो ऐसा भी होता है कि मान लो 20,000 का बिल बना, पर मंथ 20,000 का बिल बना और वो 21,000 कर ले तो क्या कर लोगे? हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर उसने 20 की जगह 21,000 कर दे, इतने का सामान गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो एमआरपी भी उसने पैसे लगा दिया और दूसरा कोई छूट नहीं की, ऊपर से 21 ऐड भी कर दिया फालतू। बेईमानी का कोई लिमिट थोड़ी ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट, बैंक क्रेडिट देता है आपको, है ना, क्रेडिट कार्ड बना दिया, लो भी क्रेडिट कार्ड ले लो और उसके बाद आप बैंक से पैसे ले लो उधार में और आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो वो कंपाउंड या सिंपल वो आपको डिसाइड कर देगा कि भी ऐसे है। तो दोनों वर्ड का मतलब क्लियर है मेरे सामने। तो मनी का मतलब पैसा और क्रेडिट का मतलब उधार। अब वो चाहे किसी बढ़िया से करो, चाहे बैंक से लो, क्रेडिट मतलब है, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, इसका मतलब तो ये हो गया। ओके, अब बात आती है कि क्या ये पैसा आज जिस हम फॉर्म में देख रहे हैं क्या पहले से ऐसा ही रहा है? क्या पहले भी पेपर करेंसी चलती थी? बिल्कुल नहीं चलती थी। पहले लोग पेपर करेंसी के बारे में जानते नहीं थे। आज 10 का नोट आपके पास है, 50 का नोट भी आपके पास है, 100 का भी है, 500 का भी है, 2000 का भी है। क्या ये पहले चलते थे? नहीं चलते थे। अभी कुछ दिनों पहले मोदी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 1000 के नोट को तो बंद कर दिया ना, उसके ऊपर बैन लगा दिया और चेंज किया काफी कुछ। तो चेंज होता रहा है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। तो मनी जो है एक तरह से आज के दिन एक जो मीडियम है एक्सचेंज के लिए, आप कोई भी चीज एक्सचेंज करते हो तो उसका एक मीडियम बन जाता है। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये देखिए मनी क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज मनी। मनी क्या है, व्हाट इज मनी। तो मनी क्या है? एक मीडियम है, एक मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। ओके, ये देखिए एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। ओके, और ठीक है, ओके, तो आप इससे एक्सचेंज कर सकते हो एनी सर्विस। क्या एक्सचेंज कर सकते हो? एनी सर्विस, ठीक है। ओके, एनी गुड्स, ठीक है, गुड्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, इससे आप परचेज कर सकते हो। ओके ओके, ये सब कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, सब कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अगर मैं अलग अलग कंट्रीज की बात करूं तो करेंसी कौन कौन सी है, मतलब कि मनी करेंसी, ठीक है, मनी करेंसी। मनी करेंसी में क्या क्या करेंसी आ सकती है? जैसे कि मैं ये कहूं कि डॉलर भी एक करेंसी है। ओके, नंबर 2 रूबल भी एक करेंसी है। नंबर 3 रुपया, ठीक है, रुपीज भी एक करेंसी है। नंबर 4 दिनार भी एक करेंसी है। नंबर 5
डॉलर, रूबल, रुपीज, दिनार और पाउंड, पाउंड भी है और पाउंड भी एक करेंसी है। उसके बाद में ठीक है दिहरम, दिहरम भी एक करेंसी है। ओके, नंबर 7 डॉलर, रूबल, पाउंड, ठीक है, पाउंड, दिनार, ठीक है, और दिहरम, दिहरम के बाद में ओके यूरो, यूरो भी एक करेंसी है, यूरो। इस तरह से बहुत सारी करेंसी होती है, रुपीज है, डॉलर है, पाउंड है, दिनार है और उसके बाद यूरो है। ओके, और ठीक है, इस तरह की बहुत सारी करेंसी वर्ल्ड में चलती हैं। ठीक है, तो इतनी करेंसी हमने देखी सुनी, तो क्या पहले भी ये करेंसियां हुआ करती थी? क्या नहीं होती थी? ओके, क्या पहले नहीं होती थी? तो होती थी पहले भी, लेकिन पहले उसका फॉर्म अलग अलग होता था। एक्चुअल में शुरू में तो करेंसी होती ही नहीं थी। पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था, करेंसी नहीं होती थी। ठीक है, पहले क्या होता था? नो करेंसी। एंशियंट टाइम में ठीक है करेंसी नहीं होती थी, नो करेंसी, करेंसी नहीं होती थी। क्या होता था? विदाउट करेंसी काम चलता था और बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम होता था। इसमें बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम में गुड एक्सचेंज की जाती है, चीजें एक्सचेंज होती है। मतलब कि ये हुआ कि भाई जैसे किसान के पास अनाज है, फार्मर के पास अनाज है, फूड ग्रेन है, और किसी पोट मेकर यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास मिट्टी के पोट्स हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि क्या होता था बार्टर सिस्टम में? गुड्स एक्सचेंज सिस्टम होता था। क्या होता था? गुड एक्सचेंज सिस्टम, इसमें ये होता था। ओके, गुड एक्सचेंज सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम में। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम ये कहें कि भाई जैसे कि मान लीजिए फार्मर है, जैसे कि फार्मर है और एक शू मेकर है। ओके, फार्मर है, एक शू मेकर है, या फिर एक पोट मेकर है, ठीक है, पोट मेकर हो गया जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक है, अर्दन पोट मेकर, ठीक है, अर्दन पोट मेकर मिट्टी के बनाने वाला है, शू मेकर है, फार्मर है, ठीक है, या फिर एक बार्बर है। अब ये क्या करेंगे? ये देखिए, ये 4 हैं, शू मेकर है, फार्मर है, ठीक है, या फिर अर्दन पोट मेकर यानी कि जो कुम्हार होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? आपस में या तो सर्विस का या गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। जैसे फार्मर के पास क्या होगा? फूड ग्रेन, वेजिटेबल। उसके पास क्या चीजें होंगी? उसके पास जो प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट क्या है? उसका प्रोडक्ट है फूड ग्रेन, उसका प्रोडक्ट फूड ग्रेन है। ओके, या फिर उसके पास क्या है? वेजिटेबल है। ओके, ये देखिए उसके पास जो प्रोडक्ट है वो ये है। शू मेकर के पास क्या है? शूज है उसके पास, ठीक है, शूज है, या फिर उसके पास स्लीपर्स हैं। ओके, शूज है, स्लीपर्स है, ये उसका प्रोडक्ट है, ये क्या है? उसका प्रोडक्ट है। ओके, और उसके बाद इसकी क्या है? ये सर्विस है। इसको क्या करता है? ठीक है, ये हेयर कटिंग सर्विस है, इसकी हेयर कटिंग सैलून, ठीक है, इसके पास क्या है? सैलून। ये एक सर्विस है, उसके पास। ओके, पोट मेकर के पास क्या है? इसके पास पोट है, अर्दन पोट, इसके पास अर्दन वेयर पोट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है उसके पास, यूटेंसिल्स। ओके, उसके पास बर्तन है। तो इस तरह के प्रोडक्ट है उसके पास, उसके पास इतने प्रोडक्ट। अब ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। इसी एक्सचेंज सिस्टम को क्या कहते हैं हम? बार्टर सिस्टम। जैसे फार्मर को शूज की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? इसके साथ में एक्सचेंज करेगा। ओके, ठीक है। इसी तरह से शू मेकर को जो फूड ग्रेन की जरूरत है, तो वो भी इसके साथ क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। इस तरह से वो भी इसके साथ क्या कर लेगा? एक्सचेंज कर लेगा। हो गया ना एक्सचेंज दोनों में आपस में। इसको हम बार्टर सिस्टम कह रहे हैं। इसके अलावा एक पोट मेकर
एक पोर्ट मेकर को बार्बर की जरूरत है, तो पोर्ट मेकर बार्बर के साथ एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है, एक्सचेंज कर लेगा, ओके। और इसी तरह से एक बार्बर को पोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो भी एक्सचेंज कर लेगा, वो भी इससे एक्सचेंज कर लेगा। ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लो एक बार्बर को फूड ग्रेन की भी जरूरत है, तो फूड ग्रेन के लिए वो किसके पास जाएगा, समझ गए आप लोग, वो फूड ग्रेन के लिए फार्मर से एक्सचेंज करेगा। और मान लो एक फार्मर को बार्बर की सर्विस की जरूरत है, तो वो इससे फूड ग्रेन देकर सर्विस ले लेगा, इससे वो भी इससे एक्सचेंज कर लेगा। मान लीजिए फार्मर ने भी इससे एक्सचेंज कर लिया, ये देखिए अब ये क्या एक चेन बन जाएगी, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन इस वाले सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, उस जमाने में प्रॉब्लम क्या होती थी, मान लो इसमें से कोई एक चेन ये कहेगी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, तब क्या करोगे। मान लो ये कहेगी, फार्मर ये कह रहा है कि भाई मुझे बार्बर की सर्विस की जरूरत नहीं है, तो क्या उसको फूड ग्रेन देगा, वो नहीं देगा। अब बार्बर फंस गया, उसको भूखे मरना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसको उसकी सर्विस जरूरत नहीं है, अब वो फूड ग्रेन उसको मिलेगा नहीं। तो डबल कोइंसिडेंट, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, इसको कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि अगर जब तक जरूरत समान नहीं होगी, ठीक है, जब तक जरूरत समान नहीं होगी तब तक ये सिस्टम चल नहीं सकता। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जरूरत जब तक समान नहीं होगी तब तक ये सिस्टम चल नहीं सकता। डेफिनेटली ये बात तो सही है, ओके। जरूरत बराबर होगी तो बार्टर सिस्टम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब इस चीज को किसने खत्म किया, इस प्रॉब्लम को जिसने एंड किया वो मनी था। किंग्स ने सोचा होगा यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, जो उस जमाने के किंग थे उन्होंने दिमाग लगाया कि ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, अगर इस तरह से बार्टर सिस्टम फेल हो जाएगा तो फिर सोसाइटी में तो सिस्टम ही नहीं चलेगा, तो इस चीज को खत्म कैसे किया जाए। तब मनी चलने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने मनी को बनाया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को इन्होंने क्या बनाया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। देन डिसाइड, उसके बाद क्या डिसाइड हुआ, देन डिसाइड, ठीक है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीडियम बनेगी, ऐसे उस समय डिसाइड किया गया कि मनी को या मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, ऐसे डिसाइड किया गया। तो काम सही हो गया। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बताओ, यहां तक समझ में आ गया। बार्टर सिस्टम समझ में आ गया, बहुत आसान है। बार्टर सिस्टम फेल क्यों होता है, क्योंकि जब आपस में नीड्स नहीं होती तब फेल होता है, ठीक है। इस सिस्टम के फेल होने की वजह से क्या डिसीजन हुए कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दो, सबके पास मनी होगी, शूमेकर के पास मनी होगी, बार्बर के पास मनी होगी, पोर्ट मेकर के पास, फार्मर के पास, सबके पास मनी होगी, तो मनी देकर वो कोई भी सामान खरीद लेंगे, मनी देकर कोई भी सामान खरीद लेंगे, प्रॉब्लम खत्म। जिसके पास मनी होगी वो सामान खरीदेगा। ये बात क्लियर है, यहां तक ये बिल्कुल आसान है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं कि मनी किस फॉर्म में है। तो एंशियंट टाइम में तो ये होता था, फिर उसके बाद एंशियंट टाइम में गोल्ड, सिल्वर, इनके सिक्के। की बात देखो, अब इसके बाद क्या, इसके बाद मतलब ये हुआ कि भाई इसको कैसे सोल्व किया गया। तो इंडिया में फिर शुरू में तो ठीक है मनी, ठीक है, मनी एज ए फॉर्म। शुरुआत में तो क्या होता था कि बार्टर सिस्टम होता था, पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, ओके। बार्टर सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज, ठीक है। उस समय तो बार्टर सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता था, फूड ग्रेन एक्सचेंज होते थे, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ओके, कैटल एक्सचेंज होते थे, कैटल, ओके, ये सब एक्सचेंज होते थे, ठीक है। एंड सर्विस यूटेंसिल,
ये एक्सचेंज होता था। फिर उसके बाद में बार्टर सिस्टम के बाद में न्यू आया, यानी कि इसके बाद आफ्टर इट क्या आया इसके बाद में? इसके बाद में फिर कॉइन्स चलने लगे, कॉइन्स, फिर कॉइन्स चलने लगे। कॉइन्स कौन कौन सी मेटल के चलने लगे? कॉइन्स अलग अलग मेटल के चलने लगे, ठीक है। देखो कॉइन्स चलने लगे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड सिल्वर, ठीक है। कॉपर मेटल के कॉइन्स चलने लगे, ठीक है। कॉपर के चलने लगे और इस तरह से अलग अलग टाइप के यूज किए गए। ओके, उसके बाद में, इसके बाद, ठीक है, आफ्टर इट मॉडर्न फॉर्म, उसके बाद में मॉडर्न फॉर्म आया मनी का, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स। अब वो मॉडर्न फॉर्म्स क्या थे? इसमें पेपर नोट यानी कि पेपर करेंसी, पेपर नोट, पेपर करेंसी चलने लगी। पेपर करेंसी मैंने अभी अभी आपको बताया था कितने टाइप की पेपर करेंसी, डॉलर है, यूरो है ना, रूबल्स है, दिनार है ना। एक मैंने दिनार के बारे में बात की होगी। इस तरह की रुपीज वगैरह ये चलने लगी। पेपर नोट आ गए और पेपर नोट भी अलग अलग वैरायटी के, 10 रुपीज, 5 रुपीज सब आ गए उसमें बारी बारी करके, ठीक है। तो पेपर नोट आ गए और इसके अलावा साथ साथ में गोल्ड भी चलने लगा, गोल्ड भी, सिल्वर भी, गोल्ड सिल्वर, ओके, और आयरन, ठीक है, आयरन के और कॉपर, ये सब जो है कॉइन्स चलने लगे। ये कॉइन्स भी साथ के साथ रखने लगे, पेपर नोट के साथ ये भी चलने लगे। आज देखोगे गोल्ड और सिल्वर यूनिवर्सल करेंसी है, पूरे वर्ल्ड भर में यूनिवर्सल करेंसी मानी जाती है। सब लोग गोल्ड और इन सब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं अमेरिका में चला जाता हूं और मेरे पास अमेरिकन डॉलर नहीं है, चोरी हो गए हैं, लेकिन मेरे पास कोई अंगूठी है गोल्ड की, तो डेफिनेटली वो वहां पर सेल करके मैं डॉलर वापस ले सकता हूं और अपने कंट्री वापस आ सकता हूं, अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो। क्योंकि गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी यूनिवर्सल मेटल है, तो सब जगह पर एक्सेप्ट होती है वो, ठीक है ना। तो ये भी चल रही है आज के दिन, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब चलता है खूब, ठीक है। ओके, अब देखिए उसके बाद में हमारे इंडिया में करेंसी छापने का काम, हमारे इंडिया में, इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये डिसाइड करता है इंडिया के अंदर करेंसी को। ये यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया के लिए कॉइन्स टकसाल में ढाल देगा और रुपीज प्रेस नोट में छाप देगा। ओके, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए करता है, ठीक है, इशू करेंसी, ये हमारे लिए इशू करता है करेंसी। ये देखिए करेंसी इशू करता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये आपके लिए नोट छापता है। ओके, और नोट भी छापता है, साथ में नोट भी छापता है और साथ में सिक्के भी बनाता है। सिक्के हमेशा टकसाल में ढाले जाते हैं, ध्यान रखना। क्या होती है टकसाल? टकसाल में सिक्के, ठीक है। कॉइन्स जो है, कॉइन्स मोल्ड किए जाते हैं, मोल्डिंग किए जाते हैं। मोल्डिंग का मतलब है कि कॉइन को छापा जाता है, वो टकसाल होती है। ओके, और दूसरा पेपर करेंसी जो है पेपर नोट में, प्रेस में छापे जाते हैं। पेपर नोट प्रेस, ठीक है, पेपर नोट प्रेस, एक होती पेपर नोट प्रेस, ठीक है। ये दो हैं जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा कंट्रोल बनाती है और वो इनके थ्रू पेपर नोट भी छापती है और कॉइन्स भी छापती है, और ये भी डिसाइड करती है किसी कंट्री या हमारे कंट्री में कितने नोट होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। अब कई बार बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इंडिया गरीब है तो छाप दो बहुत सारे नोट, इंडिया गरीब है तो छाप दो बहुत सारे नोट और बांट दो गरीबों में, गरीबी खत्म हो जाएगी। ऑप्शन तो बढ़िया है ऑप्शन तो बहुत बढ़िया कि नोट छापो धमाधम और बांट दो, ठीक है, सारी गरीबी खत्म। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये बहुत खराब ऑप्शन है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी और दूसरे सेंट्रल पावर कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि विश्व महामंदी का दौर आ गया था, तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने, हिंडेनबर्ग गवर्नमेंट ने अपने कंट्री की गरीबी दूर करने के लिए जर्मन करेंसी छाप दी, धमाधम छाप दी, बहुत सारी करेंसी, प्रेस में नोट के नोट छप गए। अब हुआ क्या कि पूरे कंट्री में नोट ही नोट आ गए, बहुत सारे नोट आ गए, ठीक है, नोट आ गए बहुत सारे। अब क्या है कि नोट आने के बाद क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। मैं बताऊं आपको, जब ज्यादा नोट आते हैं तो महंगाई बढ़ती है। कैसे? मान लो आपके पास बहुत सारे नोट हैं, जेब भर रखी है, आपने छाप रखे हैं बहुत सारे और जेब भर रखी है। शुगर का रेट 40 रुपए केजी है, 40 रुपए केजी है शुगर, है ना। आप दुकानदार के पास जाओगे, भाई मुझे 40 रुपए किलो की चीनी दे दो, ठीक है, आप वहां लाइन में खड़े हो, वो आपको चीनी देने के लिए रेडी है, ओके। तभी दूसरा आदमी आएगा, वो ये कहेगा भाई ये लो 100 रुपीज का नोट है, ये ले और मुझे 1 किलो चीनी दे। अब दुकानदार के लालच में आ जाएगा, वो कहेगा यार 40 रुपीज केजी की इसको चीनी दूंगा मैं, 100 रुपए का ये दूंगा ना इसको, और वो उसको 100 रुपीज रख के और 1 किलो चीनी देकर उसको भगा देगा पहले। अब दूसरा आया, वो 200 दे देगा, अब वो 40 वाला तो लाइन में खड़ा है। अब दुकानदार अगर 100 रुपए केजी में चीनी बेच चुका है उसको, जिसने 100 का नोट दिया, तो क्या वो 40 में बेचेगा आगे किसी को? वो पहले वाले कस्टमर को यही कहेगा भी 100 में लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। और अगर 200 वाला आ गया कोई, तो वो उसके रेट फिर बढ़ जाएंगे, वो 200 पे आके खड़ा हो जाएगा। अगर किसी कंट्री में आप बहुत ज्यादा नोट छाप देते हो तो डेफिनेटली आप महंगाई को इनविटेशन दे देते हो। ये बात सही है। जर्मनी में ऐसा ही हुआ, अब वहां पे नोट हो गए बहुत सारे और महंगाई बढ़ गई। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जर्मन करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन हो गई कि लोग बैग भर भर के, थैले भर भर के नोट लाते और थैला भर के गेहूं लेके जाते। कमाल है, गेहूं का वजन नोटों का वजन बराबर, महंगाई बढ़ गई, भयंकर हाल हो गया। जर्मनी की इतनी बुरी हालत हुई कि उसके नोट की वैल्यू डॉलर में कंपेयर करें तो कई मिलियन में चली गई। हमारी वैल्यू क्या है कि भाई $75, $72, कभी $80 के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू बनता है कि भाई $1 बराबर 80 रुपीज, 75 रुपीज, 72 रुपीज, ये घटता बढ़ता रहता है। तो हमारा तो ठीक है, लेकिन अगर जर्मन रुपीज $1 कंपेयर टू 1 मिलियन जर्मन रुपीज हो जाए, तब क्या हो? खत्म। और ऊपर से आपने नोट छाप दिए, पेड़ों को काट काट के, वो अलग, पेड़ों को काट काट के आपने करेंसी बना दी, वो अलग, वो नुकसान अलग हुआ। तो नोट छाप देना कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। ये वैल्यू कैसे बनती है नोट? हाँ, यस। बिल्कुल, मैं बताता हूं, वही बताने जा रहा था मैं कि ये रेट घटता बढ़ता कैसे है। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू होती है ना, भाई रेट घटना बढ़ना, उसकी वैल्यू कम होना ज्यादा होना, ये सब मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो अमेरिका वाले इंडस्ट्रीज में नंबर 1 बन गए और उन्होंने बहुत सारी कार वगैरह बनाई, बहुत सारे प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना दिए, एग्रीकल्चर में उसने बहुत पैसा कमाया, तो क्या है, वहां के प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। और जब जब वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनका डॉलर ऊपर जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्शन की वैल्यू है। जिस कंट्री का प्रोडक्शन, जीडीपी, जीएनपी बहुत ज्यादा स्टेज पे जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे कि जितने भी पाउंड यूज करने वाले कंट्री है, पाउंड यूज करने वाले हैं, इसका मतलब वो डेवलप्ड कंट्री है, प्रोडक्शन लेवल बहुत आई, मैन्युफैक्चरिंग बहुत आई, एग्रीकल्चर में बहुत आई है, तो उनका प्रोडक्शन वैल्यू ऊपर है। ओके, तो जिनका प्रोडक्शन वैल्यू डाउन रहेगा उनके रुपीज की वैल्यू भी डाउन रहेगी। ये प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि अमेरिका के अंदर गोल्ड बहुत निकल रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर गोल्ड बहुत निकल रहा है, और वो गोल्ड को जो साफ कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं,
तो पैसे कमा रहे हैं, तो जितने वो पैसे कमाएंगे उसको सेल करने के बाद उनकी जीडीपी और जीएनपी बढ़ेगी, और जैसे जैसे जीडीपी जीएनपी बढ़ेगी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो नोट छाप देने से किसी कंट्री का कोई सोल्यूशन नहीं होना। आप अपनी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाओ। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ा लेता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में या सर्विस सेक्टर में अगर आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हो तो डेफिनेटली रुपीज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपया स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। कैसे? अभी मान लो हमारी वैल्यू घट रही है, $1 इक्वल टू 70 रुपीज, 72 रुपीज हो रहा है। अगर हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ती है तो हम $1 50 पे आ जाएगा, $1 50 रुपीज। और वैल्यू बढ़ी तो $1 कंपेयर टू 40 रुपीज, और वैल्यू बढ़ी तो $1 कंपेयर टू 30 रुपीज। एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया की रुपीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो $1 इक्वल। अगर आप अपने रुपीज की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रोडक्शन करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो। बिना प्रोडक्शन वैल्यू के आप अपने रुपीज की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। और अगर गलती की जर्मनी वाली, आपने नोट छाप दिए, तो फिर तो फंस गए, फिर आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये देखा जाता है। रिजर्व बैंक भी यही करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में यही करता है कि वो ये देखता है कि भारत में प्रोडक्शन वैल्यू कितना है, जीडीपी जीएनपी क्या चल रही है, उसके हिसाब से वो नोट को नोट प्रेस में छापता है। जैसे मध्य प्रदेश में देवास प्रेस है, और नोएडा में एक प्रेस है, नोट प्रेस है, नोएडा देवास, ये नोट प्रेस है वहां पे। और टकसाल भी अलग अलग जगह पर तो सिक्के छापती है। 5 रुपए का सिक्का हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया, 2 रुपीज का कॉइन हो गया। अभी तो 2 रुपीज तो खैर चलते भी नहीं है, कम चलते हैं, लेकिन 5 रुपए और 1 रुपए तो खूब चल रहा है। ठीक है, पहले तो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा ये होते थे, जो कि एल्यूमिनियम से बनते थे। तो ये बहुत हुआ है। ओके, तो जैसे जैसे मेटल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रुपीज का साइज भी छोटा होता चला जाएगा। देखा आपने, पहले के रुपीज कितने बड़े बड़े होते थे, कितने बड़े बड़े छोटे छोटे रुपीज होते थे, और अब रुपीज छोटा सा होता जा रहा है। 5 रुपीज भी पहले काफी वैल्यूबल था, लेकिन अब वो छोटा हो गया है। बीच में तो 10 रुपीज भी चलाए गए थे, है ना, कॉइन्स, 10 रुपीज के कॉइन्स, बीच में वो गोल गोल येलो येलो टाइप का, यानी कॉपर डाली गई थी, चारों तरफ अलग कवर आयरन का और बीच में कॉपर डाली गई थी। तो वो क्या था कि वो एक चीज और भी है, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिक्कों को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतनी ही मेटल डालेगा जितना उसका वैल्यू है। 10 रुपए में उतनी ही मेटल डाली जाएगी जितनी उसकी वैल्यू। आप मेल्ट वेल्ट करोगे तो वो घट के 8 रुपए पे आ जाएगा, 10 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे आपको। ये पहले डिसाइड होता है, प्री डिसाइड होता है कि भाई उसको कितना वैल्यू, मेटल वैल्यू, उसी हिसाब से डिसाइड होता है। ओके, ये चीजें हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने वो 1 रुपए का बड़ा वाला सिक्का क्यों हटा दिया? वो इसलिए हटा दिया क्योंकि उसके अंदर वजन अच्छा था। लोग उसको मेल्ट करके जब बेचते तो वो काफी वैल्यूएबल बन जाता। समझ रहे हो कि जैसे आयरन की वैल्यू 70 या 55 या 60 रुपए पर केजी हो गया था, और अगर इतने ही कॉइन्स इकट्ठे करके और जब वो उसको मेल्ट करते तो उसकी वैल्यू उससे ज्यादा बन जाती। तो लोगों ने कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए और उनको मेल्ट कर करके मेटल बना के बेचने लगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को बड़ी टेंशन हो गई, यार तो गलत बात हो रही है, ये तो गलत बात हो रही है। तो उन्होंने फिर उसको क्या है, हटा दिया, और फिर उसके लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड साइज लगा दिया। अब मेल्ट करो, अब उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि पहले वाले का तो वजन ज्यादा था और दूसरे वाले का अभी जो आया उसका वजन कम है। तो मेल्ट करोगे तो उतनी मेटल नहीं मिलेगी जितने कि आप उसको बेचना चाहते हो। और ये क्राइम भी है, ये क्राइम भी है। आप इंडियन करेंसी को नुकसान पहुंचाते हो तो इट इज ए क्राइम, ये क्राइम है। ओके, ये एक गुनाह है, सजा होगी इसके लिए। इंडियन करेंसी को फाड़ देना क्राइम है। उसके ऊपर कुछ आप मार्किंग कर रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हो, आप उस पर लिख रहे हो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, क्राइम है। ऐसे तो गलत बात है। इंडियन करेंसी को फाड़ना, जलाना गलत बात है। कई तो उसमें क्या है कि वो एक धागा होता है, गोल्ड का और सिल्वर का एक धागा होता है नोट के बीच में, उसको फाड़ के धागा भी निकालने की कोशिश करते हैं, चलो इसको बेच देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो करेंसी की वैल्यू के हिसाब से वो बहुत ही कम पैसे का है। वो जब तक करेंसी के अंदर है तब तक है।
अच्छा, नोट एक्चुअल में होता क्या है? एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट गारंटी ले रही है। एक पेपर आपको दे देती है और वो पेपर आप दुकानदार को दे देते हो, और दुकानदार 10 रुपए के मुकाबले आपको उतना ही सामान दे देता है, उतना ही गुड्स दे देता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस कस्टमर की तरफ से उस दुकानदार को गारंटी दे दी कि भाई इसको 10 रुपए के मुकाबले का पैसा जो सामान है वो दे दो, और ये 10 रुपए तुम रख लो, ये 10 रुपए के बदले में तुम कहीं से और कुछ खरीदना चाहोगे तो वो आपको मिल जाएगा। क्या है, इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए गारंटी ले लेती है। लिखा होता है ना 10 रुपए के नोट पे, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नोट पे देखा कभी ऐसे लिखा होता है? देखा कभी? नहीं पढ़ा। मैं धारक को, यानी कि जो भी उस नोट को रखेगा उसको 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीचे लिखा होता है। कई बार गांधी जी की फोटो छपी होती है, गांधी जी की फोटो छपी होती है। मेरे पास यहां नोट नहीं है तो मैं दिखा देता आपको, उसके ऊपर लिखा होता है ठीक है, और लैंग्वेज लिखी होती है। कई बार नोट पे आप देखोगे 22 लैंग्वेज उस पर लिखी होती है, उर्दू, मराठी, हिंदी, ऐसे चारों तरफ लिखी होती है, चारों तरफ डिजाइनिंग होता है। और नेशनल सिंबल लिखे होते हैं उसके ऊपर, नेशनल सिंबल की पिक्चर बनी होती है। कई बार तो शेर बना मिलेगा, कई बार हाथी बना मिलेगा, महात्मा गांधी छपे हुए मिलेंगे, सारनाथ का जो 4 लाइन का जो स्टैच्यू है। हाँ, नहीं, कुछ जगह पर देखो महात्मा गांधी भी होते हैं और कुछ जगह पर अलग अलग फोटो भी नजर आएंगे आपको। पहले नोटों में होती थी, बाद में फिर महात्मा गांधी को एडजस्ट कर दिया गया। ओके, एक है ना कॉइन पे आपने देखा होगा 4 मुंह वाला शेर नजर आता है, लेकिन कॉइन पे सिर्फ 3 शेर नजर आते हैं, 3 ही लाइन नजर आते हैं, क्योंकि वो 4th वाला जो सारनाथ का सिंबल है, सारनाथ का जो शेर का जो सिंबल है वो दिखाई नहीं देता, पीछे वाला वो दिखाई भी कैसे देगा, क्योंकि हमने कॉइन पे छाप दिया, तो वो होता है। दूसरा फिर भारत सरकार लिखा होता है, इंडियन गवर्नमेंट, और 1 रुपीज का साइन बना होता है। 1 रुपीज का साइन भी आपने देखा होगा। हमारे रुपीज का साइन कैसा बनाते हैं ये लोग? ये बनाते हैं रै, और रै के बाद ऊपर यहां ऐसे लगाते हैं, और फिर ये बीच में लगता है ऐसे, ऐसा साइन बनता है रै, ऐसा रै का साइन बनता है। ओके, ये सिंबल बनता है। ये भी डिसाइड किया जाता है, ऐसे नहीं होता, ये डिसाइड होता है, प्री डिसाइड होता है। ओके ओके, अब बात आती है कि भाई और क्या इसके फंक्शंस हैं इसके बारे में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है नोट छापने का काम करता है। और क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये देखिए, ठीक है, इसका रोल प्ले क्या है? ये बैंक के अंदर डिपॉजिट जो होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स होते हैं, उनके बारे में बैंक कैसे काम करती है। बैंक वर्क क्या होता है? बैंक वर्क क्या करती है कि लोगों से डिपॉजिट इकट्ठा करती है, मनी डिपॉजिट करती है, मनी डिपॉजिट करती है। ठीक है, और मनी डिपॉजिट करके बैंक उसके ऊपर कस्टमर को इंटरेस्ट देती है। क्या करती है? कस्टमर को सिंपल इंटरेस्ट देती है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, कई बार सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया जाता है। कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, वो एफडी वगैरह पर होता है, फिक्स डिपॉजिट पर। ये देखिए, कई बार सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे देते हैं, कंपाउंड। ठीक है, ये देखिए, तो वो क्या होता है? एफडी पर होता है, फिक्स डिपॉजिट पर होता है। आपने सुना होगा ना कभी एफडी आरडी, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये दो होते हैं, है ना। रिक्यूरिंग डिपॉजिट, एक तो रिक्यूरिंग डिपॉजिट होता है। ओके, एक रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। अकाउंट 2-3 टाइप के होते हैं बैंक में। एक होता है एफडी अकाउंट, एक रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, एक और होता है इसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है अकाउंट। ओके, एक होता है सेविंग, एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ओके, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है ना।
कई टाइप के अकाउंट होते हैं, कई टाइप के होते हैं। ओके, ये देखिए कई टाइप के अकाउंट होते हैं। एक क्या होता है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट आरडी, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग आप डाल लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन आरडी और एफडी पे, आरडी और एफडी इसको शॉर्टकट में हम आरडी लिखेंगे, आरडी, ये आरडी हो गया, ये क्या हो गया, एफडी हो गया, एफडी हो गया, है ना, आरडी और एफडी हो गया, आरडी और एफडी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इन सब पे इंटरेस्ट अलग अलग होता है सब पे। फिक्स डिपॉजिट में जल्दी पैसे डबल होता है क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है बैंक आपको, ठीक है, इस तरह से। ओके, और इन सबको हैंडल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कोई बैंक जो कस्टमर को चीटिंग ना करे और बिना चीटिंग के आराम से वो कर सके, ठीक है। ओके ओके, और उसके बाद देखिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट के बदले से क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद में बैंक क्या करती है, उसके बाद में लोन एक्टिविटी करती है। बैंक क्या करती है, लोन एक्टिविटी करती है, लोन दिए जाते हैं। ओके, ये देखिए लोन दिए जाते हैं और लोन बांटती है डिपॉजिट के ऊपर भी, ठीक है। जिसको कई लोन होते हैं, जैसे कि हाउस लोन होता है, एक हाउस लोन करती है, एक आपको ठीक है, इसके अलावा पर्सनल लोन करती है, पर्सनल लोन कर देती है। ओके, पर्सनल लोन के अलावा हाउस लोन, पर्सनल लोन, ठीक है। एक होता है बिजनेस लोन, एक होता है बिजनेस लोन हो जाता है। एक गोल्ड लोन कर देती है। ओके, एक क्या करती है, गोल्ड लोन, एक क्या कर देती है, गोल्ड लोन, गोल्ड लोन आपको दे देती है। ओके, गोल्ड लोन दे देती है। इसके अलावा व्हीकल लोन, व्हीकल लोन दे देती है, व्हीकल खरीदने के लिए, कार वगैरह खरीदने के लिए दे देती है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट रेट भी होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट रेट होती है। बैंक कैसे वर्क करती है, देखो बैंक क्या करती है, आपका पैसा डिपॉजिट कर लिया, डिपॉजिट करने के बाद में आपके पैसे को लोन में बांट देगी। डिपॉजिट करने के लिए जो इंटरेस्ट देती है वो कम होता है, समझ रहे हो। मान लीजिए 100 रुपीज पर एक महीने का रेंट आपको कुछ 40 पैसा 50 पैसा आपको दे दिया, 40 पैसा 50 पैसा 100 पे दे दिया। लेकिन वही 100 अगर किसी को लोन देना है तो बैंक 1 रुपीज या 1.5 या 2 रुपीज पे लोन देगी। आपको कितना दिया, 50 पैसा इंटरेस्ट, आप ही का पैसा लोन में बांट दिया, उनसे कितना इंटरेस्ट लिया, लोन वालों से 1.5 यानी कि 1.5 रुपये लिया। डिफरेंस कितने का रहा, 1 रुपये का रहा ना डिफरेंस। यहां आपको 50 पैसा दिया, वहां उनको कितने में दिया, 1.5 में यानी 1.5 रुपये में दिया, डिफरेंस 1 रुपये का आया। वही बैंक की अर्निंग है, वही तो अर्निंग है। वो अपने डिपार्टमेंट को सैलरी कैसे बांटेगा, इसी तरह बांटेगा। लोन बड़े बड़े दिए जाते हैं लोगों को, मान लीजिए किसी को 10 लाख दे दिया, किसी को 50 लाख दे दिया, किसी को 1 करोड़ दे दिया। और अगर 1 करोड़ का पर्सनल लोन हुआ है, पर्सनल लोन 1 करोड़ का हुआ है तो 2 रुपीज के हिसाब से होता है, 2 रुपीज यानी कि 24 इंटरेस्ट रेट पे होता है। कई बार 16% भी हो जाता है, कभी 20% भी हो जाता है। 12% का मतलब 1 रुपया ब्याज, 100 रुपये पे 1 रुपया रेंट। 24% का मतलब 2 रुपीज रेंट, समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर बैंक आपके ऊपर पर्सनल लोन के ऊपर 24% इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है तो 2 रुपीज के हिसाब से हो रहा है। 100 रुपीज का 2 रुपीज, 1000 का कितना 20 रुपीज, 10,000 का कितना 200 रुपीज पर मंथ रेंट ले रही है, समझ रहे हो। अगर 1 लाख रुपए दिया, आपको 1 लाख रुपए दिया तो डेफिनेटली 2,000 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, 2,000 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये क्या है, ये पर्सनल लोन है। हाउस लोन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, हाउस लोन तो 10% 11% पे आराम से मिल जाता है, 8% पे भी मिल जाता है। 8% का मतलब 1 रुपए से कम इंटरेस्ट है, 80% है, 70% पे हो गया, मतलब कि 8% मतलब कि 80 पैसा 70 पैसे पे लोन हो जाता है आराम से।
ठीक है, हाउस लोन कम पे बनता है। ओके, उसके बाद में ये बिजनेस लोन है, ये थोड़ा हाई होता है, ये थोड़ा हाई होता है, इसका लेवल पर्सनल के बराबर सा ही होता है, क्योंकि आप इससे पैसे कमा रहे हो। तो जब आप बैंक से लोन लेके पैसे कमा रहे हो तो बैंक को देने में क्या दिक्कत है, डेफिनेटली। ओके, और उसके बाद बात आती है गोल्ड लोन, ये और भी सस्ता पड़ता है, ये हाउस लोन के बराबर ही पड़ता है। कैसे, इसमें बहुत कम, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने सिक्योरिटी में रख ली। गोल्ड आपका था 10 लाख का गोल्ड था, उन्होंने रख लिया और गोल्ड की वैल्यू की 50% आपको लोन दे दिया। गोल्ड 10 लाख का था, 5 लाख को लोन दे दिया आपको, फिर आप थोड़े थोड़े में पैसे उतार सकते हो। ईएमआई बना देती है, फिर लोन के ऊपर क्या बनाती है, ईएमआई, बैंक ईएमआई बना देती है। ईएमआई का मतलब इजी मनी इंस्टॉलमेंट, इजी मनी इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। ये महीने की महीने पैसे कटते रहते हैं आपके अकाउंट से। सैलरी अकाउंट होता है तो सैलरी अकाउंट के साथ ज्वाइंट कर देते हैं, और अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें ईसीएस लगा देते हैं। ईसीएस क्या होता है, ईसीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक तरीका होता है, इंटरनेट के थ्रू आपसे पैसे वो कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि आपको बैंक में पैसे जमा कराने की, ईएमआई जमा कराने की, बार बार बैंक में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक से ईसीएस लगा दिए जाते हैं। आपका साइन किया हुआ पेपर या इंटरनेट के थ्रू आप जो उसमें डिटेल भरोगे वो आप भर दीजिए। उसके बाद जिस बैंक से आपने लोन लिया वो ईसीएस इसमें लगा देगा, और ईसीएस लगने के बाद आपकी ईएमआई कटती रहेगी। एक बार दोबारा बताता हूं, मान लो मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक का अकाउंट है और मुझे किसी स्कूल से या किसी इंस्टीट्यूट से मुझे पैसे मिल रहे हैं और वो एक्सिस बैंक में आते हैं। मेरी लोन की बात हुई एचडीएफसी से, एचडीएफसी बैंक से मेरी लोन की बात हुई। एचडीएफसी ने मुझे 5 लाख का लोन दे दिया। 5 लाख के लोन पे उसने 10,000 की किस्त बना दी, 10,000 की ईएमआई बना दी। अब क्या एचडीएफसी और एक्सिस में आपस में ईसीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईसीएस, ईसीएस हो जाएगा। एचडीएफसी और एक्सिस में आपस में ईसीएस लग जाएगा। तो एचडीएफसी अपनी ईएमआई 10,000 की, जैसे ही आपके एक्सिस बैंक में आपकी सैलरी आएगा, एक खास डेट पर, ईएमआई की डेट होती है, मान लो 10 तारीख की डेट है, किस्त की एक डेट होती है, किस्त कटती है उसकी डेट होती है, 10 तारीख है, 15 तारीख है, 20 तारीख है, तो उस पर आपकी ईएमआई को, ईसीएस को प्रोसेस कर देगा। ओके, ईसीएस को क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। और ईसीएस प्रोसेस किस में जाएगा, सीधा एक्सिस में। एचडीएफसी ने ईसीएस प्रोसेस किया, एक्सिस में जाएगा, और एक्सिस में जाते ही वहां से आपका पैसा 10,000 रुपए उठा लिया जाएगा। 10,000 उठा लेंगे और आपकी ईएमआई फिलअप हो जाएगी। इससे क्या है कि बैंक में जाके लाइन लगाने का झंझट नहीं होता। तो बैंक इस तरह से लोन एक्टिविटी करती है, लोन एक्टिविटी करके सारा काम आराम से हो जाता है। ओके, तो ये चीजें होती हैं। ओके, लोन एक्टिविटी में कुछ चीजें और समझने की है। ओके, देखो क्या क्या चीजें हैं। बैंक लोन एक्टिविटी करती है सबसे पहले गारंटी पेपर पर, गारंटी पेपर होता है, ठीक है। ओके, तो बैंक क्या करता है, लोन एक्टिविटी करता है। हम बैंक लोन एक्टिविटी की बात कर रहे थे भाई, क्या क्या करता है। देखो, हम बैंक में लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले गारंटी पेपर देखता है कि आपके पास क्या गारंटी पेपर है, डॉक्यूमेंट देखता है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट है। आपका सैलरी प्रूफ है, किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से या फिर किसी भी जगह से आपकी सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट इंप्लॉई हो आप, तो वहां से आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, जो भी है वो दिखाओ कि आपकी कितनी सैलरी आ रही है। 30,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, आपको जितना भी है। दो चीज हो गई, आधार कार्ड वगैरह पर्सनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड का मतलब है आपका, आप टैक्स पेयर हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो पैन कार्ड में डिटेल मिलेगी। बैंक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड देखेगी, फिर उसके बाद आपकी फोटो लगा देगी, ठीक है। आपका एड्रेस प्रूफ चेक किया जाएगा। आपका एड्रेस प्रूफ आपका राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड आपका प्रूफ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने हो गए, 5 हो गए ना, नहीं हो गए, 5 हो गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
और राशन कार्ड, 5 हो गए ना, 5 हो गए। ये तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर फाइल भर ली जाएगी, फाइल भर ली, फाइल भरने के बाद में प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा। बैंक आपसे कहेगी मैं तो भाई 24 के हिसाब से आपको लोन करूंगा, आपकी मर्जी, आप लो या ना लो। फिर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। आपको लगता है कि 24 के हिसाब से तो मैं तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट रेट लग जाएगा ज्यादा और ईएमआई बढ़ जाएगी, मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक लोन लोगे तो डेफिनेटली फिर ईएमआई बढ़ेगी। ईएमआई बढ़ेगी मतलब कि ईएमआई घट जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा टाइम तक बैंक का पैसा यूज करोगे, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले तो इस पे बात होगी कि भाई आप इंटरेस्ट पे तैयार हो कि नहीं हो। बैंक आपको कह रहे 24 पे और आप कह रहे हो 24 नहीं, मैं तो 18% पे करूंगा या मैं तो 16% पे। तो आप पहले तो मैनेजर से बात होगी भाई होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से इंटरेस्ट पे आप एग्री हो या कि नहीं हो, एक बात। दूसरा, इंटरेस्ट पे एग्री हो गए, सारा काम ठीक हो गया, उसके बाद में लोन की डिसबर्सल होगी कि आपको मान लो 5 लाख का लोन हुआ है। बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेगी। फॉर्मल एक्टिविटी बोलते हैं, ये बैंक जो होती है फॉर्मल एक्टिविटी में आते हैं सारे, ये सारी फॉर्मल एक्टिविटीज की जाती है। और जब ये हो गया सारा, उसके बाद में बैंक आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी या कैश दे देगी आपको। उसके बाद में हर महीने आपकी ईएमआई ईसीएस के थ्रू या डायरेक्ट आप पे करते हो तो आपकी मर्जी है। ईसीएस ना लगाएं, आप कैश में पे करते हो तो बात अलग है, ठीक है, वो आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। ये सब हो जाता है आराम से। इंश्योरेंस भी होने लगा है आजकल। आपने लोन ले लिया 5 लाख का, तो आपका पर्सनल लोन है तो आपका इंश्योरेंस होगा। बाय द वे डेथ हो जाती है या कोई और बात हो जाती है तो 2 चीजें होती है। एक तो नॉमिनी बनाना पड़ता है बैंक को कि मान लो आपकी डेथ हो गई है, मेरी डेथ हो गई है मान लीजिए, तो मेरा जो नॉमिनी बना, मान लो मेरी वाइफ है या मेरा ब्रदर है, तो वो उस बैंक के पैसे को भरेगा एज ए गारंटर, समझे आप, एज ए गारंटर वो उस पर साइन करेगा नॉमिनी के रूप में, ठीक है, ओके। या दूसरी बात ये होती है कि भाई इंश्योरेंस हो गया आपका, तो क्या कई बार गारंटर पैसे नहीं देते। मान लीजिए किसी आदमी की डेथ हो गई और गारंटर मना कर देता, मैं तो नहीं दूंगा भाई पैसे इसके, मेरे तो पहले तो अच्छे रिलेशन थे, अब नहीं है, मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं, मेरे लिए तो खराब आदमी है ये, अच्छा किया मर गया। समझ रहे हो। तो उस जगह पर क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा पे करेंगे बैंक का, इंश्योरेंस हो जाएगा, हाँ ओके। तो इस तरह से बैंक की लोन एक्टिविटी होती है। और अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे कि बैंक की लोन एक्टिविटी में रिजर्व बैंक का क्या रोल है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरह के क्रेडिट होते हैं, किस तरह की फैसिलिटी होती है, सारी हम बात करेंगे अगली बार, ओके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।